बाकी लोगों को जिन्होंने हायर वेजेस पे विकल्प का फॉर्म नहीं भरा है, क्या उनको हायर पेंशन मिलने की अब कोई संभावना नहीं है? EPS 95 MP यूट्यूब चैनल में EPS 95 के सभी अंशदाताओं और पेंशन भोगियों का स्वागत है। मैं चैनल का प्रधान संपादक चंद्रशेखर परसाई आज हमारे साथियों के बीच में वरिष्ठ पत्रकार अनूप दुबोलिया जी, जो दैनिक भास्कर जैसे प्रतिष्ठित अखबार से संबंध रखते हैं और देश में इन्होंने सबसे ज़्यादा EPS 95 की खबरें लिखी हैं, जो देश के विभिन्न राज्यों से प्रकाशित हुई हैं। 21 फरवरी 2018 को इन्हीं सब विशेषताओं के कारण नई दिल्ली के रामलीला मैदान में भी संगठनों की तरफ से, श्रम संगठनों की तरफ से, पेंशन भोगियों संगठनों की तरफ से इनका सम्मान भी किया जाता है। आज अनूप दुबोलिया जी हमारे बीच आए हैं और वो EPS 95 के विभिन्न शंकाओं का आपको जवाब भी देंगे, कुछ प्रश्न भी करेंगे। तो आपका स्वागत है अनूप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद परसाई जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं, EPS के अंशदाताओं और तमाम पेंशनर्स की तरफ से। देश में एक आपने बड़ा स्टैंड लिया है, बड़ा आंदोलन एक आप चला रहे हैं, लीड कर रहे हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोग उस अवेयर भी हो रहे हैं। हम पिछले 10 सालों की तुलना करें तो बहुत कम लोगों को जानकारी थी इसकी, लेकिन अब अवेयरनेस भी बढ़ी है और आप लोगों को न्याय भी दिलवा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जैसा आपने कहा दैनिक भास्कर के बारे में, अखबार की पूरे मैनेजमेंट की ओर से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा प्रयास रहता है कि देश के इतने सारे लोग, लगभग हर निजी कंपनी, हर संस्थान, सार्वजनिक उपक्रम केंद्र के, राज्य के, तो उन सभी लोगों से जुड़ा हुआ मामला है। तो निश्चित रूप से हमारी और आपकी ड्यूटी बनती है। मेरे कुछ खास प्रश्न इसको लेके हैं। पहला तो मैं जानना ये चाह रहा था कि तकरीबन देश में लाखों लोग ऐसे हैं जिनको आज 1,000 रुपये से भी कम पेंशन मिल रही है। तो क्या आप बता पाएंगे कि इनको इतनी कम पेंशन क्यों मिल रही है, इसका समाधान क्या है, इसके लिए सरकार को और इन्हें क्या करना चाहिए? आदरणीय दुबोलिया जी ने जो प्रश्न किया है कि 1,000 से कम लाखों लोगों को पेंशन मिल रही है, बिल्कुल सही है। 22/2014 को EPS 95 कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में पहली बार संशोधन किया गया था। पहले 500 रुपये न्यूनतम पेंशन मिलती थी और अधिकतम पेंशन 1750 थी, जिसे 22 अगस्त 2014 से बढ़ाकर 1,000 रुपये न्यूनतम किया गया और अधिकतम पेंशन 2,500 रुपये की गई। परंतु अभी 2022-23 के EPFO के अंतिम लेखे, फाइनल अकाउंट्स में इन्होंने जो फिगर दी है वो बहुत चौंकाने वाली है। ये खुद EPFO स्वीकार कर रहा है कि 35 लाख से ज़्यादा लोगों को हम 1,000 रुपये से कम पेंशन दे रहे हैं और पेंशन में पैसा कहीं से आड़े नहीं आता। 1,000 रुपये से कम पेंशन इसलिए ये लोग देते हैं, देना 1,000 रुपये कम से कम चाहिए, जो इनका वादा है, वचन है, जो इनका राजपत्र में प्रकाशन है। परंतु इनका कहना ये रहता है कोई संस्था पहले बंद हो गई, पूरा कार्यकाल नहीं कर पाया, या किसी व्यक्ति ने पूरा कार्यकाल नहीं किया, तो ऐसी अवस्था में ये 1,000 से कम उसको पेंशन देते हैं। अभी 79 लाख पेंशनर्स हैं देश में, उसमें से 36 लाख को 1,000 से कम पेंशन मिल रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि 35 साल की नौकरी के बाद लोगों को इतनी कम पेंशन मिले। हम लोगों की डिमांड है कि 9,000 रुपये न्यूनतम पेंशन दी जाए और उसके ऊपर महंगाई भत्ता दिया जाए। अगला प्रश्न मेरा हायर पेंशन को लेकर है। मैं अंशदाताओं की तरफ से कह लें, मैं जर्नलिस्ट तो हूँ, मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी जो हायर पेंशन को लेके देश भर के EPFO के रीजनल ऑफिसेज ने डिमांड नोट जारी करना शुरू किए हैं, तो इसमें उनका एक EPFO की तरफ से एक इनिशिएटिव था कि ये जो बहुत सारे उपक्रम जो हैं वो समय पे कर्मचारियों की जानकारी, रिटायर्ड कर्मचारियों की जानकारी EPFO को उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। कई संस्थान तो ऐसे भी हैं जिन्होंने उनकी सैलरी के आगे 00 लगा के भेज दिया था। तो क्या उन उपक्रमों की एक तरफ उनके रिटायर्ड कर्मचारियों को फ़ायदा हो रहा है, पेंशन में 10 से 20 गुना तक का अंतर आ रहा है,
तो क्या उन उपक्रमों की, उन संस्थानों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो अपने कर्मचारियों का पूरा फाइनल डाटा ईपीएफओ को समय पर उपलब्ध कराएं? समय पर उपलब्ध नहीं कराने से उन लोगों को हायर पेंशन समय पर नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल सही। इस तरह इसके लिए आपके संगठन की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? नहीं, एक तो यह है कि कई संस्थान जो है बंद हो गए हैं, कई निजी संस्थान जो है वो ही बंद हो चुके हैं। कुछ संस्थानों में रिकॉर्ड समाप्त हो गया, क्योंकि ईपीएफओ हर हायर पेंशन जिसने ऑप्शन भरा है, जिसने विकल्प दिया है, उससे 1995 से लेके 16 नवंबर 1995 से लेकर जब वो व्यक्ति 58 साल का हुआ, क्योंकि ईपीएफओ में सेवानिवृत्ति की आयु 58 साल है, 58, उस समय तक प्रति माह की सैलरी चाहिए। फिर उसके बाद क्या होता है कि साल के अंत में एक फार्म 3A जाता है जिसमें पूरे 12 महीने की सैलरी की डिटेल होती है, एक फार्म 6A जाता है जिसमें भी इसी तरह की डिटेल होती हैं, ये भी चाहिए। तो ये सामान्यतः लोग रखते नहीं हैं और इसमें एक बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। हम भी हमारे संगठन की तरफ से लोगों के पास जा रहे हैं, संस्थाओं के पास जा रहे हैं, जहाँ जैसी जो मदद हो सकती है वो कर रहे हैं, परंतु ये बहुत बड़ी कठिनाई का मामला है। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा जवाब दिया आपने। एक प्रश्न मेरा अंशदाताओं से जुड़ा हुआ है कि बहुत सारे अंशदाता जो निजी कंपनियों में कार्यरत हैं, अकस्मात या किसी कारणवश उनको कंपनी बदलनी पड़ती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनके पीएफ अकाउंट अलग अलग जगह पे हैं, अलग अलग राज्यों में हैं। यूएएन नंबर जब से आया है उसके बाद थोड़ी इससे राहत मिली है, लेकिन उनके अलग अलग राज्यों में स्थिति यह है, कुछ लोगों के 3-3, 4-4 अकाउंट है, पीएफ अकाउंट नंबर है। तो उनके लिए क्या समाधान बता पाएंगे कि जिससे उनका काम आसानी से हो सके? यह बात बिल्कुल सही है कि जब साथी हमारे लोग नौकरी बदलते हैं, खास तौर से निजी संस्थाओं में, तो वह इस तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं, जबकि उन्हें चाहिए है कि थोड़ा समय निकाल कर ईपीएफ के दफ्तर जाएं और अपना एक ही नंबर रखें, अन्यथा सेवानिवृत्ति के समय उन्हें बहुत दिक्कत आएगी। चाहे हायर पेंशन का मामला हो उसमें दिक्कत आएगी, चाहे पैसा निकालने का मामला हो उसमें दिक्कत आएगी। कहीं ये भी हो सकता है कहीं से उनका मिसिंग ही हो जाए कि किसी एक जगह के कंपनी ने पैसे ही नहीं डाला हो उनका। तो ये मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा, जो निजी कंपनी के साथी खास तौर से, कि वो अपने एक अकाउंट करवाएं और एक अकाउंट में ही पैसा रखें। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरा कि देश में 23 मार्च 2017 को, जहाँ तक जो तारीख याद है मेरे को, सही है, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने आदेश जारी किया था। उसके बाद ईपीएफओ ने उसके बाद आदेश जारी किया, तब से हायर पेंशन मिलना शुरू हुई। वो पूरे देश भर के ईपीएफ अंशदाताओं पेंशनरों के लिए बहुत बड़ा दिन माना जाता है। उसके बाद आपकी संगठन की तरफ से भी काफ़ी प्रयास किए गए। मैं दरअसल ये जानना चाह रहा था कि जो एक लिमिटेशंस उस मामले में कुछ रखी गई हैं हायर पेंशन को लेके, तो जिन्होंने फॉर्म भरे हैं लगभग 3 साल पहले तक उसकी डेडलाइन थी, लास्ट डेट थी, तो उन्हीं लोगों को मिल पा रही है 1 सितंबर 2014 के बाद वालों को। तो क्या आपकी संगठन, आप देश में सबसे बड़ा संगठन आपका है, तो क्या आपके संगठन की तरफ से इस लेवल पे कोई प्रयास किए जा रहे हैं कि उनके अलावा भी बाकी लोग जिन्होंने वो फॉर्म नहीं भरे थे विकल्प के, उनको भी हायर पेंशन मिले? जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात करूँ पेंशन की, तो संविधान में पेंशन को सामाजिक सुरक्षा का एक अधिकार माना गया है, अधिकार तुल्य बताया गया है। तो क्या सभी को नहीं मिलना चाहिए? इसके लिए आपकी संगठन की तरफ से क्या प्रयास हो रहे हैं? नहीं, इसमें क्या है कि बहुत एक लंबा संघर्ष सुप्रीम कोर्ट में हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को 3 जजों की बेंच ने, जिसके अध्यक्ष माननीय चीफ जस्टिस थे तत्कालीन, उन्होंने जजमेंट दिया कि इस योजना में 1/9/2014 से संशोधन किया गया है। 22/8/2014 को जो अपन ने पहले उल्लेख किया, तो 1/9/14 से को संशोधन किया गया है, योजना नवीन रूप में आ गई। तो जो व्यक्ति उसके पहले रिटायर हो गए वो इस योजना के पात्र नहीं है, इसलिए उनको लाभ नहीं मिलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में दिया हुआ है। और 1/9/14 के बाद जो 58 के हुए हैं और जिन्होंने विकल्प भरा है, तो विकल्प भरने वाले लोगों को ही हायर पेंशन का लाभ मिलेगा। और आपको आश्चर्य होगा सुन के कि देश में सिर्फ 17.5 लाख लोगों ने ही हायर पेंशन का विकल्प दिया है, जिसमें पिछले महीने तक 1.5 लाख लोगों के विकल्प रिजेक्ट हो गए थे। रिजेक्ट इसलिए हो गए
कि हायर पेंशन की पात्रता उस समय आती है जब 95 में आपका वेतन 5,000 से ज़्यादा हो, जून 2001 में 6,500 से ज़्यादा हो और सितंबर 2014 से 15,000 से ज़्यादा हो। उसके ऊपर आपका ईपीएफ भी कटा हो, उस समय व्यक्ति हायर पेंशन का पात्र होता है। और फिर उसने विकल्प दिया हो, जब विकल्प की देने की बात थी तो 4/11/22 के बाद ईपीएफओ ने फिर से लोगों से आवेदन मांगे थे। मई 2023 उसका अंतिम तिथि थी। अब उसमें सॉर्टिंग का काम चल रहा है, मतलब उनके इंस्पेक्टर आएंगे। पहले लोगों को हायर पेंशन जो मिली बड़ी आसानी से मिल गई। अब क्या है कि अब उनके इंस्पेक्टर आएंगे, पूरे व्यक्ति की सैलरी देखेंगे, फार्म 3 देखेंगे, 6 देखेंगे। यदि वो ठीक पाए जाएंगे तो उनकी रिकमेंडेशन इंस्पेक्टर लोग करेंगे कि साहब ये हायर पेंशन के पात्र हैं। फिर उनको डिमांड नोट आएगा कि आप इतनी डिफरेंस की राशि, अंतर की राशि जमा करिए, उसके बाद वो हायर पेंशन देंगे। तो इस मामले में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, बहुत अड़चनें आ रही हैं और लोग परेशान भी काफ़ी हो रहे हैं। जहाँ तक सभी के पेंशन की बात, तो 2012 में प्रकाश जावड़ेकर जी ने एक आवेदन लगाया था। वो हमारी सभा में आए थे वर्धा में और उन्होंने वादा किया था कि मैं ईपीएफ की पेंशन को बढ़वाऊंगा। 2012 में उन्होंने एक आवेदन लगाया। ईपीएफ के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं को जो है पेंशन बढ़ा के दी जाए। उस आवेदन के ऊपर राज्यसभा ने एक कमेटी बनाई जिसके अध्यक्ष माननीय तत्कालीन सांसद भगत सिंह कोश्यारी थे। उसमें 10 सांसद और रखे गए जिसमें रामविलास पासवान जी और मुरली देवड़ा जैसी वरिष्ठ सांसद भी थे। इन लोगों ने 27 अगस्त 2013 को रिपोर्ट दी, जिसे कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट कहा जाता है। यह रिपोर्ट सदन में पेश हो गई 3 सितंबर 2013 को, रिपोर्ट नंबर 147। परंतु दुख की बात एक है कि 14 में भाजपा सरकार में आ गई और सरकार में आने के बाद कभी इन लोगों ने या साथियों ने, भाजपा के मंत्रियों ने उस रिपोर्ट को ना तो देखा ना उस पर चर्चा की। हर सत्र में 5-7 सांसद इसके ऊपर वो आवेदन लगाते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं। एक रटा रटाया जवाब उनको दे दिया जाता है कि ये स्ववित्त पोषित योजना है, इसलिए इसमें वृद्धि नहीं की जा सकती। कोश्यारी कमेटी ने रिकमेंडेशन की थी कि 3,000 रुपये न्यूनतम पेंशन दी जाए प्रति माह सभी को और उसके ऊपर प्रचलित दर से, करंट रेट से महंगाई भत्ता दिया जाए। यह आज लागू हो जाता है। लगभग 8,500-9,000 रुपये हमारे सभी साथियों को बिना भेदभाव के, बिना पैसे जमा कराए हुए मिलने लगेगा, जो एक सम्मानीय राशि है। तो इसके बिना सभी साथियों का भला नहीं हो पाएगा। कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट लागू होने के बाद ही देश भर के ईपीएफ के पेंशनरों का भला हो पाएगा। तो आपकी जवाब से, आपकी बातों से क्या एक आम नागरिक, आम अंशदाता के तौर पर मैं ये मान सकता हूँ कि बाकी लोगों को जिन्होंने हायर वेजेस पे विकल्प का फॉर्म नहीं भरा है, क्या उनको हायर पेंशन मिलने की अब कोई संभावना नहीं है? नहीं, अब उनको कोई संभावना नहीं। तो क्या आपका संगठन इसके लिए कोई पहल ऐसी करेगा कि जिससे इसका कोई ऐसा समाधान निकले कि बाकी लोगों को भी इसका लाभ मिल सके? नहीं, इसका समाधान यही है कि लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाएं और 4/11/22 का जो निर्णय है उसके खिलाफ अपील करें कि साहब हमें 5 जज की बेंच, 7 जज की बेंच हमें दी जाए, वो हमारे मामले को सुने। परंतु इसमें हो ये रहा है कि इतना पैसा लोगों के पास नहीं होता कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएं। हमारे साथ जो दिल्ली का संगठन जुड़ा हुआ है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पब्लिक अंडरटेकिंग के बहुत सारे अधिकारी हैं, वो भी इस लड़ाई में पार्टी थे 4/11/22 के निर्णय में। अब उनकी भी हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा बचा नहीं है। और जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट का इसमें डायरेक्शन नहीं आएगा, नया निर्णय नहीं आएगा, तब तक बाकी लोगों को इसकी पात्रता नहीं हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद परसाई जी, आपने निश्चित रूप से बड़ी ज्ञानवर्धक जानकारी दी और मैं समझता हूँ मैंने न्यूनतम पेंशन, हायर पेंशन से लेकर अंशदाताओं, पेंशनरों से जुड़े कुछ प्रमुख सवाल किए, जिससे निश्चित रूप से उनको जानकारी मिलेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय धोलिया जी। हम चाहेंगे कि भविष्य में भी आप हमारे साथियों को इसी तरह अखबार के माध्यम से उनकी मदद करते रहें। धन्यवाद।